हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और सबसे पहले एक क्वेश्चन कि विवेक भाई पिछले 1.5 मंथ से कहाँ थे, वीडियोस नहीं बना रहे थे, मार्केट डाउन गई तो आप भी चले गए, बीच में साथ छोड़ दिया। जब ऊपर जाती है तो आप आ जाते हो, जब नीचे जाती है तो आप नजर नहीं आए। तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं हो, जब प्रॉफिट बुकिंग के लिए कुछ करने के लिए नहीं हो और हम 100% ऑलरेडी इन्वेस्टेड हों, तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही काम किया जाता है कि जो पर्सनल टास्क हैं, जो काफी टाइम से पेंडिंग थे, उन सबको फिनिश कर लेना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट वापस से तेजी में आएगी तब हम प्रॉफिट बुकिंग में लग जाएंगे और जैसे ही प्रॉफिट बुक करके हमारे पास कुछ पैसा आएगा, उसको री इन्वेस्ट करने के लिए हमें फिर से स्टॉक सर्च करना पड़ेगा। सो एट ए टाइम व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, वी आर इन ए शॉर्ट टर्म बेयर ग्रिप। और उस टाइम पर कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए एज सच नहीं है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, ऑल आर गोइंग डाउन। और ऐसे में फिर एक ही चीज समझ में आती है कि जब तक मार्केट वापस नहीं आती तब तक अपने पर्सनल टास्क पूरे कर लो। उसके बाद में वापस से तेजी आएगी तो फिर हम फिर से स्टॉक सर्च करने में लगेंगे। लेकिन इस दौरान भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेटजी ऐसी हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट होता है वो बहुत छोटा होता है, 2%, 3%, 4%, 5%। और वो इस तरीके से पैसे को मैनेज करके चलते हैं कि जब मार्केट रैली में चल रही होती है तो शायद उनके पास 100% इन्वेस्टेड नहीं होता, वहां पर उस पैसे के ऊपर अपॉर्चुनिटी हमें मिस करनी पड़ती है। लेकिन जब मार्केट डाउन जाती है तब उनके पास पैसा अवेलेबल होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही स्ट्रेटजीज में बात एक ही है कि हम 100% पैसे को इन्वेस्ट करके चलें और जब बुल रैली आए तो हम पूरी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर वहां पर फायदा उठाएं, उसको ग्रो होते हुए देखें। और जब मार्केट बेयर ग्रिप में आए तो 100% इन्वेस्टेड है, दैट्स ओके। तो यहां पर पॉइंट क्या है कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, एक चीज समझ में हमेशा हमें आनी चाहिए और माइंड में हमें हमेशा रखना चाहिए कि मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे रह नहीं सकती, चाहे उसका कुछ भी रीजन हो। तो यहां पर जब भी मार्केट तेज होगी, उसको नीचे लाने के रीजंस क्रिएट किए जाएंगे, और जब मार्केट नीचे होगी तो ऊपर लाने के रीजंस क्रिएट किए जाएंगे। तो अभी क्या माहौल है, इस बात को लेकर मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। जैसे काफी क्वेश्चंस हैं, FIIs आर कंसिस्टेंटली सेलिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट, तो ये क्या इंपैक्ट होगा, इसका क्या वो पूरी मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 2 चीजों को समझें। नंबर 1 कि उन्होंने इंडियन मार्केट से कितना पैसा अभी तक बाहर निकाला है। मैं ये कहता हूं कि अगर $20 बिलियन भी बाहर निकाल लिया है ना, तब भी उनका 600 बिलियन मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो टोटल जो मार्केट में FIIs का पैसा लगा हुआ है, दैट इज इन बिटवीन $600 to $700 बिलियन। और अगर इतना पैसा जब लगा हुआ है, $20 बिलियन निकालने की वजह से ओवरऑल मार्केट ऑन एन एवरेज इज डाउन बाय 20%। तो यहां पर उनके $20 बिलियन निकालने की वजह से जो उनका लॉस है, आप वो समझो वो कितना होने वाला है। वो एक्चुअल में उनका जो ऑलरेडी लगा हुआ 600-700 बिलियन डॉलर है, उसका 20% वो भी तो निगेटिव आ गया ना। तो यानी कि उन्होंने $20 बिलियन बाहर तो निकाल लिया, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है, जो उनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो 20% से कम हो गई, वो मोर देन $100 बिलियन है। यानी कि $20 बिलियन निकालने की वजह से दे आर लूजिंग मोर देन $100 बिलियन करंटली। तो क्या वो लगातार पैसा निकाल सकते हैं? दे कैन नॉट अफोर्ड टू कंसिस्टेंटली विड्रॉ मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो और पैसा निकालेंगे, प्रेशर क्रिएट करके, वैसे वैसे उनकी करंट होल्डिंग की जो वैल्यूएशन है वो कम होती जाएगी, तो वो लगातार पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरा पॉइंट ये आता है विवेक भैया, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट है। आरबीआई इज इंक्रीजिंग द रेट्स, रेपो रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज कर रही है। और जो एक्सपोर्ट इंडियन मार्केट से होता है, फॉर एग्जांपल स्टील या शुगर, उनकी एक्साइज ड्यूटी हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो ये आज तक क्या होता था, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अब से पहले, कि जब भी महंगाई बढ़ती थी तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता था, सप्लाई बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। और मैं हमेशा इस बात को सोचता था और अपने फ्रेंड से कहता था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर हम सिर्फ डिमांड को कम कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फ्लेशन क्रिएट
क्रिएट होता है वो ज्यादा डिमांड से नहीं होता। कभी भी वर्ल्ड ओवर ज्यादा डिमांड की वजह से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होता। ये शॉर्ट सप्लाई की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो यहां पर भी जो इन्फ्लेशन आज की डेट में बढ़ा हुआ है ये इसलिए नहीं बढ़ा हुआ कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस यहां पर बढ़ गए हैं, सॉरी डिमांड बढ़ गई है तो यहां इन्फ्लेशन बढ़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर सप्लाई कम हो गई है इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो अभी यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई ने थोड़ा सा यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, दैट इज गुड, लेकिन साथ में ही गवर्नमेंट ने इमीडिएटली राइट स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, उन्होंने सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी। तो यहां पर स्टील के एक्सपोर्ट पर जो यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है उसका इंपैक्ट क्या होगा, जो इंडियन स्टील है वो इंडिया में रहेगा। अब यहां बात ये आती है कि इससे स्टील सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा, उस नुकसान को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने साथ के साथ यहां पर एक्शंस ले लिए हैं। वो एक्शन क्या है कि जो इंपोर्ट होता था रॉ मटेरियल जैसे कोल या फिर बाकी चीजें, उसके ऊपर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम भी कर दी है। साथ में उन्होंने एक काम और किया है, जो आयरन ओर है जिससे स्टील बनती है तो उसके एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे इंडियन आयरन और इंडिया में रह सके, उसके प्राइसेस कम हो सके और उससे स्टील कंपनीज को सस्ते प्राइसेस पर चीजें मिल सकें, जिससे जो उनका नुकसान एक्सपोर्ट करने के में जो कमी आई उस वजह से जो होगा वो उनका उसकी भरपाई हो जाएगी बेसिकली सस्ते प्राइसेस पर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी से। सो इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल करेक्टिव एक्शंस एट दिस टाइम व्हेन देयर इज अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो यहां इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। और जहां तक बात यह है कि इसके बाद आगे का क्या सिनेरियो है, क्या निफ्टी कंसिस्टेंटली यहां से नीचे जाती रहेगी, तो निफ्टी जैसे मैंने पहले भी बताया निफ्टी नीचे जा सकती है, नीचे रह नहीं सकती। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे इंडाइसिस को लेकर, जो सेक्टरल इंडाइसिस हैं उनको लेकर बात की थी कि आईटी सेक्टर यहां पर सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है और उसने उसी तरीके से रिएक्ट भी किया। तो यहां पर ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर्स, स्टील सेक्टर्स ये अभी भी तेजी में रहेंगे। एक बात ध्यान से समझना, वर्ल्ड ओवर जब भी सबसे बड़ी बुल मार्केट आई है वो उस दौरान आई है जब हाई इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन के टाइम पर सारी ही कंपनी, सारी ही इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल हो जाती हैं, जबकि लो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जो कभी होता नहीं है, लो इन्फ्लेशन के केस में जब प्राइसेस स्टैग्नेंट रहते हैं, एक ही प्राइस पर रुके रहते हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस, तब सारी कंपनीज यहां पर प्रॉफिटेबल नहीं होती और ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल स्टॉक मार्केट उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता जितने अच्छे से इन्फ्लेशन के केस में करता है। उसका एक एग्जांपल आप ये समझकर चलो, जब इन्फ्लेशन नहीं होता उस टाइम पर स्टील कंपनीज का क्या होता है, या जो बाकी मेटल कंपनीज हैं, या ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, या कोमोडिटीज की शुगर्स जैसी और बाकी सारी कंपनीज हैं, उस केस में क्या होता है, जो उनके इंटरनेट के चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो कैफेटेरिया के चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उनकी वो इंक्रीज हो जाती है, जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो ऑफिस का रेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है और बाकी सारे इस तरह के खर्चे उनके इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी सेल्स नहीं बढ़ती, सेल्स क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि प्राइसेस प्रोडक्ट के नहीं बढ़े हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनकी रेवेन्यू सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन रिलेटिवली उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में फिर उसका माहौल क्या बनता है कि वो उनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी लगातार कम होती रहती है। लेकिन इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन के केस में क्योंकि उनकी रेवेन्यू भी साथ में बढ़ रही होती है बाकी खर्चों के साथ में, तो ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं और जब ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं तो बैंक्स के एनपीएस उतने नहीं आते जितने नॉन इन्फ्लेशन के केस में होते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन नहीं होता इस तरह की कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज बन जाती हैं। लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से वो अपने जो लोन है उनको रिपे नहीं कर पाती, के ऊपर इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पाती जो उन्होंने पे करना होता है, और उसका रिजल्ट यह निकलता है कि बाकी इंडस्ट्रीज भी, बैंकिंग इंडस्ट्री प्रेशर में आ जाती है एंड वो वहां पर ज्यादा लोन देना बंद कर देते हैं। तो ये इन्फ्लेशन वाला एरा होता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज अपने 2 डेकेड के दौरान हाई मींस डेवलप्ड कंट्रीज बनी हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे अब से 60 इयर्स बैक जो यूएस की स्टार्टिंग हुई थी 50 इयर्स बैक, चाहे वो हो, चाहे कोई भी कंट्री हो इस तरह की, उस दौरान हाई इन्फ्लेशन रहा है। इंडिया अभी उस पोजीशन पर है जो स्टेप्स चाइना ने अब से 30 इयर्स पहले लिए थे कि जिस चीजों को हम लोग अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, उनको यहीं करेंगे और हम चीजों को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। इंडिया इज टेकिंग राइट स्टेप्स, एवरी सिंगल स्टेप इज ए करेक्ट स्टेप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जो भी चीजें हम इंडिया में बना सकते हैं उनको इंडिया में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, टेस्ला को साफ साफ बोल दिया गया
कि अगर आप इंडिया में अपनी गाड़ियां बेचना चाहते हो तो यहां पर मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और अगर मैन्युफैक्चर नहीं करते हो तो आप यहां पर नहीं बेच पाओगे। आपके ऊपर जो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो बहुत ज्यादा रहेगी। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि टेस्ला क्या चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट कहीं और क्रिएट हो और वहां पर इनकम भी किसी दूसरी ही कंपनी में जाए, यहां पर सिर्फ इंडियन कंज्यूमर से पैसा ले जाकर बाहर ले जाया जाए। तो ये सही तरीके नहीं है बिजनेस करने के। अगर इंडिया में माल बेचना है तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। तो यहां पर इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मींस वी आर लकी कि जो लोग पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से ही जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, अगले 20 साल 15 साल इतने अच्छे यहां पर आने वाले हैं कि जिसने भी मिलियनियर और बिलियनियर बनना है, अगर वो तरीके से सीखकर सोच समझकर हम यहां पर काम करना शुरू करें और इन्वेस्ट करना शुरू करें, ट्रेडिंग करना शुरू करें, वो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अब यहां पर पॉइंट सिर्फ यही आता है कि एक जो मेंटल टेंडेंसी है, जो हमारा माइंडसेट है, जनरली जो ओवरऑल मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक नीचे चला जाता है तो वो स्टॉक बेकार हो जाता है, यानी कि कंपनी बेकार हो जाती है, और अगर उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है तो कंपनी अच्छी हो जाती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर शेयर प्राइस नीचे जाता है तो इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि वो कंपनी बेकार है, और अगर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि कुछ कंपनीज हाल फिलहाल में, जैसे एलटीआई की हम बात करते हैं, तो अगर एलटीआई का एक बार हम चार्ट ओपन करते हैं, सो दिस कंपनी वाज कंसिस्टेंटली गोइंग अप। मैं यहां पर चार्ट अभी यस ओपन हो गया है, तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था और यहां 3978 से लेकर और ये 7300 के आसपास गया। तो अगर हम इस रैली को देखें कि इस पॉइंट से लेकर ये कितना इसने हाई बनाया, 209 डेज में 91% ऊपर गया, लेकिन साथ के साथ ये नीचे भी आ गया, सेम प्राइस पर आ गया। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जिस पीरियड में ये 100% ऊपर गया, 90% ऊपर गया, उस टाइम पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी थी, और जिस टाइम पर इसने ऊपर से नीचे आना शुरू किया तो ये कंपनी बेकार हो गई। कंपनी सेम है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस कंपनी की जो फंडामेंटल ग्रोथ है उससे बहुत ज्यादा तेज भी चलेंगे और उससे बहुत ज्यादा नीचे की तरफ भी आएंगे, और जब तक ये होता रहेगा हमें अच्छी कंपनी में सस्ते प्राइस पर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो यहां पर बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं कि जहां पर हमें इस टाइम पर बहुत अच्छी सुपर कंपनीज में सस्ते प्राइसेस पर इन्वेस्टमेंट करने की और ट्रेडिंग की यहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब पॉइंट एक और आता है कि निफ्टी कहां तक जाएगी विवेक भाई। तो निफ्टी का जो मेरा चार्ट है मैं आपको बता देता हूं। मैंने पहले भी निफ्टी के बारे में एक टाइम पर बात की थी, जिस टाइम पर निफ्टी 12,500 के आसपास थी, एंड मैंने उसमें बताया था कि निफ्टी टारगेट 18,000। तो उस टाइम पर किसी को बिलीव नहीं हुआ था। उसके बाद में एक और वीडियो बनाई थी दैट निफ्टी कैन कम डाउन टू 15,000। उस टाइम पर भी किसी को बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन दोनों चीजें वैसे ही हुई जैसे उन वीडियोस में बताया गया था। आप अगर गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, तो आप उन वीडियोस को एज सच सर्च कर सकते हो। मैं यहां पर एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि हम यूट्यूब पर जाते हैं। एक बार यूट्यूब पर गए, हमने यहां पर सर्च किया, यहां पर आप सर्च कर सकते हो निफ्टी 18,000 विवेक सिंघल। तो विवेक करके भी करोगे तो भी आ जाएगा टारगेट 18,000। तो ये एक साल पहले की बात है। उसके बाद में सेम इसी तरीके से गया, फिर 15,000 की भी वीडियो बनी, उसी तरीके से उसने काम किया। अभी निफ्टी का क्या टारगेट निकल कर आता है? अभी निफ्टी का टारगेट बेसिकली, सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट में आपको एक चीज बता देता हूं कि निफ्टी ने यहां पर कोई भी टॉप नहीं बनाया है। दिस इज जस्ट ए करेक्शन। वो करेक्शन का कैसे पता चलता है? वो करेक्शन का पता बहुत आसान है यहां पर चलाना कि सबसे पहले जो हाई बना उसके बाद में उससे ऊपर हाई नहीं बना, उससे नीचे हाई बना, और उसके बाद में फिर उसके नीचे हाई बना। तो ये लोअर हाई यहां पर लगातार बने हैं और लोअर लोज यहां पर बने हैं। तो ये एक करेक्शन है, ये कोई यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर लोअर हाईज नहीं बनते और जो ये वाला पर्टिकुलर लेवल है, जो बीच वाला इसमें हाई बना, अगर ये पहले वाला हाई को तोड़कर ऊपर आता और दूसरे वाला हाई उससे नीचे रहता यहां पर इस तरीके से, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म होता और बहुत ज्यादा नीचे आने की यहां पर चांसेस होते। लेकिन अभी ऐसा नहीं बना, यहां पर किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं देखा गया है। ये लोअर लोज बने हैं, लोअर हाइज बने हैं, और जो रिसेंटली जो लो बना है वो लोअर लो नहीं बना, यानी कि यहां पर डाउ थ्योरी के हिसाब से
जो लोअर लो लोअर हाई बनने की जो लगातार सीक्वेंस बनी हुई थी वो यहां पर ब्रेक हो गई है और यहां पर अब फर्दर गिरावट मेरे हिसाब से नजर नहीं आती। ऐसा जरूर हो सकता है कि एक बार यहां तक सेम लेवल तक ये एक बार आ जाए, देयर आर चांसेस, लेकिन मुझे वो चांसेस भी नजर नहीं आते और यहां से कंसिस्टेंटली ऊपर जाती हुई ये सब चीजें नजर आती हैं। अब पॉइंट ये आता है विवेक भाई, टारगेट क्या है? अगर टारगेट की बात करने लगे तो टारगेट यहां पर नजर आता है कि इनके जो लगातार हाई बने इसमें एक लो लेवल की तरफ ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी है एक, और इसमें जो मैक्सिमम डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ यहां पर ये काउंट नजर आता है कि इस लेवल से लेकर और जो टॉप लेवल है इसकी जो डेप्थ है ये सेम डेप्थ ऊपर की तरफ हमें मार्क करके लगानी पड़ेगी अगर हम इसका एक बार ये इंपैक्ट देखते हैं कि कितने ऊपर यहां से जा सकती है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये लगातार ऊपर जाकर इस तरीके से यहां इस लेवल पर आती है और इस टाइम फ्रेम तक यहां पर ये पहुंचता है तो उसके ऊपर हमने इसको मार्क किया, तो जो अपना टारगेट नजर आता है, टारगेट इज ऑलमोस्ट अराउंड 21,000, सो 20,729 ये निफ्टी का टारगेट नजर आता है। पॉइंट ये है कि इसके पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैं कहता हूं सिर्फ एक चीज कंफर्म हो जाए कि यहां पर बॉटम बन गया है, टारगेट पहुंचने में अगर 6 मंथ्स लगते हैं, 8 मंथ्स लगते हैं या 1 ईयर लगता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं रखता, बिकॉज जैसे ही निफ्टी का बॉटम बन जाता है उसके बाद में इंडिविजुअल स्टॉक्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखोगे और जितने भी पोर्टफोलियो हैं ओवरऑल, चाहे कोई किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, ऑन एन एवरेज पोर्टफोलियोज आर डाउन बिटवीन 15% टू 25%। मेरा भी उसी हिसाब से है क्योंकि सेम ही स्ट्रेटजीज मैं भी फॉलो करता हूं। वो अलग बात है कि कुछ वेरी फास्ट एक्टिव ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ स्ट्रेटजीज हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मनी वेरी फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बेस पर नहीं लगाई जा सकती क्योंकि फिर लॉन्ग टर्म के जो बेनिफिट्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स वाली जो स्ट्रेटजी होती है उसमें बहुत ज्यादा पैसा बनता है। तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम करते रहो, यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट नीचे जा सकती है, नीचे रह नहीं सकती, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में मार्केट को ऊपर ले जाना है और नीचे ले जाना है उन लोगों का बेनिफिट मार्केट को ऊपर रखने में है, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां पर पॉइंट आता है विवेक भाई, दोबारा कब वीडियो बनाओगे? आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस कंसिस्टेंटली नाउ, नॉट एवरी डे, लेकिन वीक में 2 या 3 वीडियोस मेरी आती रहेंगी ऑल्टरनेटिव डेज पर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी यहां पर नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखना और जैसे ही कोई भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू कैन वॉच दैट। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और इस बीच में जिसने मजे नहीं किए हैं वो मजे करते रहना। मजे करने का मीनिंग यहां पर रिसर्च करने से, एनालिसिस करने से, स्टडी करने से, काम करने से है, मेहनत करने से है, अपनी जन्म कुंडली अपने हाथ से लिखने से है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यस, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।